गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बेटे, केमिकल काइनेटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सबसे पहले इसमें एक तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे और एक मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। जनरली इस चैप्टर के से पहले आपने कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी नहीं किया होगा। जैसे आप जनरली देखो, बहुत सारी रिएक्शन फास्ट होती हैं, बहुत सारी रिएक्शन हमारी स्लो होती हैं, कुछ मॉडरेट रेट से चलती हैं। फास्ट रिएक्शन में आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन जैसे कह सकते हो, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। स्लो रिएक्शन में आप रस्टिंग ऑफ आयरन को बोल सकते हो और मॉडरेट में जो एवरेज चलती है वो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं जिनका हम रेट स्टडी एक्चुअल में कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल heading is rate of reaction. It is the change in concentration of any reactant or product per unit time. अब हमें कैसे पता चलेगा चेंज क्या है? तो हमें रेट क्या है, तो हमें उसके लिए फाइंड करना पड़ता है कंसंट्रेशन का चेंज। अब कंसंट्रेशन किसकी मेजर करनी है? किसी भी रिएक्टेंट के ले सकते हैं आप, किसी भी प्रोडक्ट के ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। बेसिकली आप रेट ऑफ रिएक्शन को आप स्पीड ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हम कार की स्पीड की बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर बात करनी है। सपोज एनी जनरल रिएक्शन मैंने आपके सामने सपोज कर दी, R gives P, then rate of reaction small r is equal to change in concentration of reactant or product upon time taken। जैसे आप फिजिक्स में भी करते हैं, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी चीज होती है उसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं। सिमिलरली यदि मैं लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R is equal to decrease in concentration of reactant upon time taken। कभी भी आप देखेंगे तो जो आपका रिएक्टेंट होगा उसकी कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होती है, ठीक, और जबकि प्रोडक्ट की इंक्रीज होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या वर्ड लिख दिया, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा चेंज को इंडिकेट करता है, आर मींस कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, और माइनस साइन इंडिकेट करता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डिक्रीजिंग। क्लियर? सिमिलरली आर कैन आल्सो बी रिटन एज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी। Therefore it is represented plus delta P upon delta T। डेल्टा साइन चेंज को इंडिकेट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट में जो हमने P लिखा है कंसंट्रेशन को ऑफ P को रिप्रेजेंट कर रहा है इन मोल्स पर लीटर अपॉन टाइम टेकन। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इट इज द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ओवर ए लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम में यदि आप उसको मेजर कर रहे हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं यहाँ से R एवरेज इज इक्वल टू माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, सेम इज इक्वल टू प्लस डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। जनरली लिखना चाहे तो आप डेल्टा X ओवर डेल्टा T भी लिख सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे प्लस या माइनस साइन नहीं लगाया। यदि रिएक्टेंट के टर्म्स में लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगा सकते हैं, प्रोडक्ट के टर्म्स में प्लस इंडिकेट करते हैं। प्लस साइन मैंने अभी आपको बताया क्या इंडिकेट करता है, चेंज इन कंसंट्रेशन मींस इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, एंड माइनस साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। क्लियर? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज द रिएक्शन इज दिस, A plus B gives C plus T, then R average will be minus delta A over delta T is equal to minus delta B over delta T is equal to plus delta C over delta T is equal to plus delta D upon delta T। देखिए रिएक्टेंट वाली साइड मैंने माइनस लगाया है, प्रोडक्ट साइड मैंने प्लस लगाया है। क्लियर? अब इसमें से देखिए सबके रेट इक्वल है, तो ऐसा नहीं है कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लेने के लिए कंसंट्रेशन सबकी मेजर करनी है। आप किसी रिएक्टेंट की मेजर कर सकते हैं या किसी प्रोडक्ट की, रेट सबके लिए सेम रहेगा। अनदर एग्जांपल इज A moles of A plus B moles of B gives C moles of C and D moles of D। इसमें और उसमें एक फर्क है, यहाँ पर जो कोफिशिएंट्स थे हमारे 1 थे, यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन 1 मोल की रहेगी, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स A, B, C और D है रेस्पेक्टिवली, ये चेंज भी हो जाते हैं जनरली। तो उसके लिए क्या करना है, R एवरेज विल बी माइनस 1 अपॉन A डेल्टा A ओवर डेल्टा T। क्योंकि माइनस 1 अपॉन A इसलिए हमने कर दिया क्योंकि जब भी आप कंसंट्रेशन A की मेजर करोगे चेंज कंसंट्रेशन में, तो वो सिंगल A के सिंगल मोल का नहीं आएगा, वो A मोल्स का आएगा, इसलिए हमें 1 अपॉन A करना पड़ा। इसी तरह से कंसंट्रेशन के लिए यहाँ पर 1 अपॉन B, 1 अपॉन C एंड 1 अपॉन D याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। नेक्स्ट इज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इसको RINST से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। देखिए इसमें और इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, जब आपका टाइम इंटरवल बहुत लार्ज है तो वही चीज कहलाती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और जब आपका टाइम इंटरवल बहुत कम है तो वही चीज कहलाती है इंस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक, इसको जनरली हम dx ओवर dt से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसी रिएक्शन के लिए मैं दोबारा लिख रहा हूं R इंस्टेंटेनियस,
-1/8 dA/dt। यहाँ पर हम डेल्टा यूज करते हैं लार्ज चेंज के लिए, स्मॉल चेंज के लिए हम स्मॉल डी यूज करते हैं। इसी तरह से dB/dt यहाँ पे आ जाएगा -1/v + 1/c dC/dt इज इक्वल टू +1/d dd/dt। अब एक छोटी सी बात समझिए, ये जो माइनस dA/dt है ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ A बोला जाएगा। इसी तरह से -dB/dt रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B बोला जाएगा। बट माइनस के साथ में 1/a भी लगा दिया हमने और dA/dt लिख दिया, तो अब ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली इसी केस में मैंने 1/b लगा दिया, तो अब ये पूरा का पूरा आपका बन गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कंप्लीट रेट ऑफ रिएक्शन को बता रहा है, क्लियर। इसी तरह से dC प्लस dC/dt आपका है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C, एंड सिमिलरली प्लस dd/dt शो करता है इंक्रीज इन कंसंट्रेशन मींस अपीयरेंस ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ D, प्लस लगा दिया और 1/d लगा दिया, तो अब ये पूरा आपका इंस्टेंटेनियस रेट बन गया। मैंने नोट लिखा है किस कंडीशन में ये उसके सेम हो गया, व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। जैसे जैसे आपका डेल्टा टी 0 की तरफ अप्रोच करेगा मींस उसकी कंसंट्रेशन टाइम की चेंज की वैल्यू बहुत कम होगी, तो आर एवरेज ही आर इंस्टेंटेनियस बन जाता है। अब इसको क्रिकेट के मैच की तरह समझिए। क्रिकेट के मैच में जैसे मैं कहूं 10 ओवर्स में कितने रन बने, आपने सपोज का 60 हो गए तो 6 का एवरेज हो गया। लेकिन मैं यदि आपसे पूछता हूं कि भाई 6th ओवर में बताओ या 10th ओवर में मुझे रन बताओ कितने बने, तो वो आपका होगा इंस्टेंटेनियस रेट, क्लियर। अब इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं, इसके लिए समझना पड़ेगा आपको ग्राफ। हमने ग्राफ प्लॉट किया, रेट ऑफ कंसंट्रेशन आर की मेजर कर दी और टाइम मेजर कर लिया, इन दोनों में ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। इस ग्राफ में वैल्यू धीरे धीरे नीचे जाएंगी, क्योंकि शुरुआत में कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की सबसे हाई है, सपोज इस पॉइंट पे है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज होगी, क्योंकि रिएक्टेंट की है। प्रोडक्ट होगा तो धीरे धीरे आपका ये इंक्रीज होगा, क्लियर। अब सपोज मैंने आर एवरेज निकालना है, तो 2 पॉइंट्स यहाँ पर ए और बी अपनी तरफ से सपोज कर लिए और ग्राफ के थ्रू रीडिंग ले ली। सपोज ये रीडिंग अब मेरी x1 आ रही है, ये x2 है, ये t1 है और ये t2 है। तो आर एवरेज निकालने का तरीका क्या होगा, -x2 - x1 t2 - t1। ये माइनस साइन इसलिए लगाना पड़ा है क्योंकि x2 की वैल्यू स्मॉल है, डिफरेंस नेगेटिव आएगा, और कभी भी किसी चीज की स्पीड ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन नेगेटिव नहीं हो सकता। प्रोडक्ट के केस में होता तो यही ग्राफ आपका ऐसे जाएगा ऊपर की तरफ। शुरुआत में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 0 है, धीरे धीरे वो इंक्रीज होगी, तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं, सिंपली प्लस से चलता है। ये हो गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करना है, ग्राफ प्लॉट किया हमने, बिल्कुल सेम ग्राफ है। अब इसमें 2 पॉइंट नहीं लेने, किसी एक पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट, सपोज P पॉइंट पे आपको मेजर करना है, तो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस ग्राफ का एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, उसका जितना भी स्लोप आएगा वही इंस्टेंटेनियस रेट होगा। R instantaneous will be slope of tangent। स्लोप के लिए मैथ्स वाले बच्चे जानते भी होंगे, इसको tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। और ये निकालने के लिए उसको प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, सॉरी ऐसे बोल सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो OA अपॉन OB, इस तरह से आप रख दीजिए इसको। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है वो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, नंबर 2 टेम्परेचर, नंबर 3 सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट्स, नंबर 4 प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, फिफ्थ वन इज नेचर ऑफ रिएक्टेंट, एंड लास्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे हमारी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। नंबर 1 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के, जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ती है तो वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। नंबर 2 टेम्परेचर। रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। आगे आप कोलिजन थ्योरी पढ़ेंगे, उसमें डिस्कस करेंगे, फिलहाल मैं इसको बता देता हूँ। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। क्यों है, क्योंकि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर जनरली नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ते हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। ठीक। नंबर 3 सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट। पार्टिकल्स का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ही ज्यादा होती है। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट। जनरली हमारी जो रिएक्शंस होती हैं, जब यदि उसमें कैटलिस्ट को यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा फास्ट हो जाता है। कुछ रिएक्शन ऐसी भी है जिसमें डिक्रीज होता है, लेकिन मैक्सिमम रिएक्शन ऐसी है जिनमें कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेचर ऑफ द रिएक्टेंट। कई बार हमारे पास रिएक्टेंट पोलर नेचर के हैं, कई बार आपके नॉन पोलर नेचर के हैं, या आयनिक कंपाउंड्स हैं, तो उसमें देखना पड़ता है। या कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयनिक तो जनरली रिएक्शन में फास्ट भी होते हैं, बॉन्ड एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही कम होगा। जैसे कोवेलेंट आप कोई कंपाउंड ले रहे हैं और उसमें आपको बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ रही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपने आप ही कम हो जाएगा। ठीक है।
प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, वैसे सारी रिएक्शंस में डिपेंड नहीं करता ये फैक्टर, लेकिन जो रिएक्शंस आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हैं जैसे फोटोसिंथेसिस है, इट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट। सनलाइट होगी तो वो होगा फोटोसिंथेसिस, अदरवाइज नो सनलाइट नो फोटोसिंथेसिस विल टेक प्लेस। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, जो आपने 11th में भी पढ़ा था इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वही थोड़ा सा रिपीट है। A moles of A plus B moles of B gives C moles of C and D moles of D. Then rate of reaction, according to this law, rate of reaction directly proportional to the product of molar concentration of reactants. A और B reactants हैं तो वही हमने ले ली, और जो भी coefficients थे वो उनको हमने power में arrange कर दिया। Rate of reaction directly proportional to the product of molar concentration of reactants with each concentration term raised to the power by the numerical coefficient used in the balanced chemical equation। जो balanced chemical equation में थे उसी को पावर में लगा देंगे। इसको हटाएंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो एक कांस्टेंट आएगा k which is known as the rate constant। If the concentration of A and B is taken as 1, then K will be equal to R। इसको आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं रेट कांस्टेंट को। Therefore rate constant is defined as the rate of reaction। किसके इक्वल है ये? रेट ऑफ रिएक्शन के। कब? When the concentration of each reactant, that is A and B, is taken as unity। अब इसके जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रेट कांस्टेंट, सबसे पहले नंबर 1, हायर द वैल्यू ऑफ द K मोर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। K की वैल्यू जितनी ज्यादा होती है रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होता है। नंबर 2, वैल्यू ऑफ द K इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर फॉर ए पर्टिकुलर रिएक्शन। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर टेंपरेचर पे K की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, कभी नहीं बदलती। इसलिए जब भी आप क्वेश्चंस करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, उसमें टेंपरेचर जरूर दिया जाएगा। वो खुद कहेगा कि 298 केल्विन पे इतनी वैल्यू है। थर्ड पॉइंट इज डिफरेंट रिएक्शंस हैव द डिफरेंट वैल्यू ऑफ K। अलग-अलग रिएक्शंस के लिए K की वैल्यू डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इट इज ए सिंपल कांस्टेंट। फोर्थ वन इज वैल्यू ऑफ K डिपेंड्स अपॉन टेंपरेचर। जैसा अभी मैंने बताया, वैल्यू यदि हम एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए टेंपरेचर चेंज करते हैं तो K की वैल्यू चेंज हो जाती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। और इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे A और B लिए थे हमने, इससे इंडिपेंडेंट होता है कितने लिए थे, बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। उससे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कम ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट इज द रेट लॉ। रेट लॉ में क्या है? वही इक्वेशन मैंने सपोज कर ली, A moles of A plus B moles of B gives P। R directly proportional to A to the power n B to the power n। R is equal to K A to the power m and B to the power n। अब की बार आप ध्यान से देखिए, लॉ ऑफ मास एक्शन से एक डिफरेंस आ गया पावर में m और n है। बेसिकली ये हमारा तब सही है जब हमारी रिएक्शंस सिंगल स्टेप में होती हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे, उनको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। तब तक तो सही है, लेकिन कुछ बहुत सारी रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होती, मोर देन वन स्टेप में होती है, तो ये जो कोफिशिएंट होते हैं पावर्स में नहीं आते। ये मैं बेसिकली प्रैक्टिकली मेजर करके लिखा है, ऐसे ही नहीं लिख दिया। Where m and n do not have any relation with small a and b। ध्यान रखना है, इस m और n का a और b से कोई लेना देना नहीं है। कोई सोचे डबल है, कोई ट्रिपल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको डिफाइन करते हैं। Therefore रेट लॉ क्या होगा? It is the mathematical expression which express the rate of the reaction in terms of molar concentration of reactant with each concentration term raised to the power by some numerical coefficient which may be or may not be same as the stoichiometric coefficient or the numerical coefficient used in the balanced chemical equation। ये जो हमने m और n लिए हैं, इनका स्मॉल a b से कोई लेना देना नहीं है, हमें बस पावर में लगाना है, और प्रैक्टिकली मेजर्ड होंगे ये कितने होंगे। हो सकता है किसी केस में a और b के इक्वल भी हो जाए, लेकिन ये हर जगह नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शंस आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस में आएंगी जिसमें एक सिंगल स्टेप में रिएक्शंस नहीं होगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।